नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे भिन्नों के लासा और मासा अर्थात एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे और एलसीएम तथा एचसीएफ के ऊपर विभिन्न हम लोग मिश्रित प्रश्नों को देखेंगे, यानी वो आपके भिन्न भिन्न प्रकार के योग पर, व्युत्क्रम पर संख्याओं का योग दिया है, एलसीएम एचसीएफ दिया है, इस तरह के भिन्न भिन्न प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ हमने प्रश्नों को जो लिया है आज, जिस पर हम विशेष चर्चा करेंगे या जिनको हल कर आपको दिखाएंगे कैसे इसका उत्तर निकालेंगे, उसमें आपका यूपी टेट परीक्षा 2016 से लिया हुआ प्रश्न है। 14/33, 21/22 और 42/55 का एचसीएफ ज्ञात करना है, मासापा। और दूसरा प्रश्न है 200 और 400 के बीच की संख्याएं तीन दी गई हैं, जिसका सबसे छोटा सार्वगुणज और 15, 24 और 15/45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड निकालकर उनका आपस में भाग देकर हमको उसका हल निकालना है। उसी तरह यूपी टेट से ही संबंधित प्रश्न है आपका कि महत्तम और लघुत्तम दिया हुआ है और संख्याओं का योगफल दिया है, तो उनमें से इस संख्या हमको ज्ञात करनी है। उसी तरह एक संख्या दी गई है जिसमें से एक अंक आपका हाइड किया गया है और बताया जाता है कि 9 का अपवर्त है, तो वहां पर उस अंक के स्थान पर, यानी जो हाइड किया गया वह कौन सा अंक होगा, इसको हल करना है। उसी प्रकार दो संख्याओं का योग दिया है और आपका महत्तम और लघुत्तम दिया हुआ है और दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालना है। ये भी आपका यूपी टेट से लिया हुआ प्रश्न है। एक दो अंकों की संख्या, यानी एक अंक अपने लिए बोलती है कि मैं एक दो अंकों की संख्या हूं, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्या हैं, वह क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। तो अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, तो उसमें हमको क्या करना है, उसमें संख्या ज्ञात करनी है। उसी तरह यदि 65 और 17 का मासा 65 m-117 के रूप में दर्शाने योग्य हो, तो m का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ किसका मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम हल करेंगे, लेकिन यहाँ सबसे पहले जैसे हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम, जिसको हिंदी में शॉर्ट में हम आप मासा और लासा कहते हैं, इनके बारे में बृहद अध्ययन विस्तृत चर्चा कर लिए हैं। तो आज हम लोग भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। यदि भिन्नों का लासा ज्ञात करने के लिए जब हमें क्या करना है, भिन्नों का लासा ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम अंशों का एलसीएम निकालेंगे। अंशों का क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और फिर हरों का एचसीएफ निकालेंगे। यहां हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। और इस प्रकार जब एलसीएम की जो वैल्यू आएगी, अंश के और हर के एचसीएफ की जो वैल्यू आएगी, तो इनसे एक नए अंश और नए हर से बनी भिन्न मिलेगी और वही क्या होगा, उन भिन्नों का एलसीएम होगा। उसी प्रकार भिन्नों का जब एचसीएफ हमको ज्ञात करना होता है, तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम अंशों का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक की बात करेंगे और फिर हरों का जो है वो लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे और इस प्रकार एक नए अंश और नए हर की हमको भिन्न मिलेगी। वही भिन्न क्या होगी, वह महत्तम समापवर्तक होगी। किसकी, जो भिन्न दिया गया है। तो इस क्रम में जब हम देखते हैं कि यहाँ सूत्र के रूप में उसी को, इन्हीं बातों को सूत्र के रूप में कि भिन्नों का जो लघुत्तम समापवर्त है, अंशों का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे और हरों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो अंशों का जो लघुत्तम समापवर्त होगा वह क्या होगा, जो गुणज के रूप में आएगा वह अंश नई भिन्न का बनेगा, भिन्न लासा का, और हर जो है मासा वो हर। इसी तरह जब हम महत्तम समापवर्तक भिन्न का लेंगे,
अंशों का महत्तम समापवर्तक और हरों का लघुत्तम समापवर्त। तो इस पर जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं कि 2/3 और 3/4, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि 2/3 और 3/4 है, तो इसका लघुत्तम समापवर्त निकालना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अंशों का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, यानी 2 व 3 का हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम या लासा। और हरों का यानी 3 व 4 का हम क्या निकालेंगे, इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अब यहां मान आप रख दीजिए, तो यहां आप 2 और 3 का क्या होगा, 6 होगा एलसीएम, और 3 और 4 का एचसीएफ क्या है, वह 1 है, अर्थात इसका लघुत्तम कितना बनेगा, 6 बनेगा। उसी तरह इन्हीं संख्याओं का यदि हम कहें कि 2/3 और 3/4 का मासा ज्ञात करना है, तो वह क्या हो जाएगा, अंशों का मासा यानी 2 व 3 का क्या निकालना है, इसका मासा ज्ञात करना है, और 3 व 4 का क्या करना है, इसका लघुत्तम समापवर्त। तो अब 2 और 3 का महत्तम समापवर्तक 1 होगा, 3 और 4 का 12 होगा। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि इन भिन्नों का महत्तम समापवर्तक जो होगा वह 1/12, और लघुत्तम समापवर्त जो होगा वह क्या होगा, वह 6 होगा। तो यहाँ पर हमने ये एक उदाहरण लिया। अब इसी पर हम चलते हैं, वही संख्या यहाँ आपको प्रश्न में दिया गया है 2/3। तो अभी जैसे हमने बताया कि 2/3 व 3/4 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, 2 व 3 का लघुत्तम समापवर्त, और 3 व 4 का क्या होगा, महत्तम समापवर्तक। तो अब यहां 2 और 3 का कितना है, 6, और 3 और 4 का महत्तम समापवर्तक 1 है। तो इस तरह इसका जो एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त होगा वह कितना होगा, वह 6 होगा। दूसरा प्रश्न, 3/7, 2/5 और 5/14 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसमें हम सीधे महत्तम समापवर्तक बराबर क्या करते हैं, सूत्र अंशों का महत्तम समापवर्तक अर्थात 3, 2, 5 का क्या निकालना है, का महत्तम समापवर्तक, और 7, 5 और 14 का क्या है, ये लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो अब यहाँ आप जानते हैं कि 3, 2 और 5, इसमें आपका जो महत्तम समापवर्तक होगा इसका 1 होगा, और यहाँ पर 70 जो है, इनका अगर आप लासा निकालेंगे तो वह 70 आएगा, और इनका मान हम रख देते हैं 70। तो इस प्रकार जो हमारा एचसीएफ है इन भिन्नों का वह कितना है, 1/70, और यही क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं दशमलव भिन्नों या दशमलव संख्याओं, दशमलव भिन्नों या दशमलव संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं। तो यहाँ जब हमें दशमलव की संख्याएं दी हैं या दशमलव भिन्न दिए हैं, तो जैसी हमारी आवश्यकता है उसी आवश्यकता के अनुसार हम शून्य बढ़ाकर दशमलव बिंदु के दाएं अंकों की संख्या समान कर लेंगे। अर्थात शून्य बढ़ा के यहाँ आशय है कि जैसे मान लीजिए 0.12 है, तो यहाँ शून्य बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 यहाँ इस तरह से देखें, 1/2 बटे 0.43 है।
तो अब यहाँ हम करेंगे क्या, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, तो हम इनमें शून्य बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 0.12 बटे 0.43। अब यहाँ अंश और हर में देखेंगे, जो अंश या हर में जिसमें अंक दाहिने दशमलव के ज्यादा हैं उतने शून्य का, अर्थात यहाँ 2 है तो हम 2 शून्य बढ़ाने के लिए 100 से अगर ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ ये कह रहा है कि जब हमको देखना होगा कि कैसे हम इसको निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप दाएं अंकों की संख्या समान कर लेंगे और इसके बाद दशमलव बिंदु की उपेक्षा करते हुए या ध्यान न रखते हुए, जैसे 0.12 है तो शून्य को हटा देंगे तो आपका ये 12 हो जाएगा। तो उस आधार पर हम क्या करते हैं, उसका महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्त पूर्व विधियों से ज्ञात कर लेते हैं और अंत में दशमलव बिंदु इस प्रकार लगाएंगे कि ऊपर के समान अंकों जितना ही रहे, यानी पूर्व में जितने दशमलव के बाद के अंक थे उसी आधार पर हम दशमलव का क्या करेंगे, दशमलव का प्रयोग करेंगे। तो यहां अब उदाहरण हमने एक लिया, इसको लेने के पहले हम सिर्फ पहले दशमलव संख्याओं का कर लेते हैं। तो दशमलव संख्याओं की जब हम बात करते हैं तो दशमलव संख्याओं में मान लीजिए हमने उदाहरण लिया 0.148 व 0.185 का लासा व मासा। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसका जब हमें निकालना होगा लघुत्तम, तो 0.148 है और ये 1, तो यहाँ हम 0.148 को 148 और 0.185 को 185, ये हमने देख लिया। और इस तरह इन संख्याओं का यानी 148 और 185 का हम क्या करते हैं, इनका हम लासा और इन्हीं का हम क्या करते हैं, इन्हीं का मासा यानी महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक। तो आपकी संख्या 148 और 185 हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से तो ये आपका 7 बार जाएगा और यहाँ 4 74 आया, ये नहीं कटेगी, एज इट इज उतारेंगे। फिर 2 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 7 37 और ये एज इट इज उतारेंगे। फिर 5 से जाएगा, हाँ जाएगा, 37 का 37 उतारेंगे, क्योंकि अभी लघुत्तम में कल बताया था कि यदि संख्या नहीं कटती तो यथावत और जो कटती है उसका क्या करते हैं, भागफल नीचे उतारते हैं। तो इसमें भी कितना आया, 37, और अब 37 से कर देंगे तो ये आपका 1 और 1, यानी जब तक 1 ना आ जाए सभी संख्याओं में तब तक हम ये भाजक से भाग करते रहेंगे। फिर गुणनखंड के लिए, लासा के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तो एलसीएम बराबर इसका हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमारे अभाज्य ये भाजक हैं तो इन भाजकों की संख्या से हम क्या करते हैं, इससे गुणा करते हैं। तो 2 का 2 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 का 2 से 4 और 4 का 5 से 20 और 37 दूना 74, यानी एलसीएम इनका कितना आ गया, 740। अब 740 आपका एलसीएम तो आ गया, लेकिन यहां आपकी संख्याएं क्या थी, आपकी संख्याएं दशमलव में थी 3 अंक के बाद, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 0.740। तो ये एलसीएम। उसी तरह जब हम एचसीएफ की बात करेंगे इन संख्याओं का, तो संख्याएं हमारी 148 और 185 हैं। तो हम करते कैसे हैं, भाग विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें भाग विधि का प्रयोग करते हुए हम देखते हैं कि एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 185 में भाग देंगे किससे, 148 से, तो एक बार जाएगा 148, फिर यहाँ आपका 7 आया, फिर 7 में से 4 गए 3, 37, तो अब 37 से भाग देंगे भाजक में,
148 में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका 4 बार जा रहा है, 4 बार, तो ये कितना हो गया? 7 का 4 बार आप ले जाएंगे 8, और फिर 4 का 3 बार ले जाएंगे 12 2 14, ये शून्य आ गया। तो हमारा जो जिसमें शेषफल शून्य आता है वही भाजक हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो यहाँ एचसीएफ हम निकालेंगे इन संख्याओं का, तो आ गया 37, और जब दशमलव संख्याओं की हम बात करेंगे तो उसका मान हो जाएगा 0.037। ये हमारा उत्तर होगा। इस तरह हम दशमलव संख्या का जो है वो निकालते हैं। अब हम बात करते हैं दशमलव की भिन्न है और उनका एलसीएम और एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। तो उनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे पहले बताया 0.12 बटे 1.5, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये 0.12 गुणे 100 बटे 1.5 गुणे 100, क्योंकि दोनों में अंश और हर में 100 से गुणा किया तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये कितना हो गया? ये आपका 12 बटे 150 हो गया, 12 बटे 150 हो गया। उसी तरह आप दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या को भी आप कर लीजिए कि 0.13 गुणे 100 बटे 0.8 गुणे 100, तो अब इसका मान कितना हो जाएगा? 13 बटे 80, ये मान आपका हो गया। तो अब यहां इन मानों पर, यानी ये एक आपका मान आया 12 बटे 150, और दूसरा आपका मान कौन से आया? 13 बटे 80। इन दोनों मानों में आप अब क्या करेंगे? भिन्न का जो हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं उसी से आप निकाल लीजिए। तो जैसे 12 बटे 150 व 13 बटे 80 का जब आप क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, तो अंशों का, तो यानी 12 व 13 का क्या निकालना है? का लघुत्तम एलसीएम, और 150 व 80 का क्या निकालना है? इसका एचसीएफ। यही तो आप करेंगे। तो अब यहां पर क्या होगा? जब एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या होती है तो वो उसमें निकालने की जरूरत नहीं, आपस में उनका हम सीधे गुणा कर देते हैं। तो 12 का 3 बार आप ले जाएंगे तो 36, 3 और 12 का 12 और 3 15, 156 बटे 150 और 80 का जब आप निकालेंगे तो आप यहीं पे निकाल लीजिए। 150 में आप 80 से भाग दीजिए, तो ये कितनी बार? एक बार जाएगा, बचा कितना? 70। अब 70 से 80 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 70, 10 शेष बचा, 10 से 70 में भाग देंगे तो 7 बार जाएगा और नीचे शेष शून्य आएगा। तो यानी ये हमारा एचसीएफ कितना हुआ इन दोनों संख्याओं का? किसका? 150 और 80 का 10। तो ये तो हमें इन संख्याओं का मिला। अब हमको वास्तव में ज्ञात क्या करना है? हमको जो ज्ञात करना है वह 0.12 बटे 1.5 व 0.13 बटे 0.8, इसका एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? ये आपका आया कितना है? 156 बटे 10। तो अब यहां पर प्रत्येक संख्या में हम क्या करेंगे? इसमें 100 से आप भाग कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? ये आपका आएगा 1.56 बटे कितना हो जाएगा? 0.10, 0.10। ये क्या ज्ञात हुआ? ये हमारा एलसीएम ज्ञात हुआ। उसी तरह है इन्हीं दोनों संख्याओं का हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो जब एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे तो एचसीएफ में क्या होगा? संख्याएं वही 12 बटे 150 और 13 बटे 80 हैं। तो 12 व 13 का क्या निकालेंगे? इसका एचसीएफ निकालेंगे।
उसी तरह नीचे कौन सी संख्याएं हैं? नीचे आपकी 150 व 80 हैं। 150 व 80 का क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसको आप सीधे निकाल लीजिए। तो यहाँ एचसीएफ कितना आएगा? इन दोनों का एचसीएफ 1 आएगा। इनका एचसीएफ कितना आएगा? 1। और 150 और 80 का, तो 150 और 80 का आप निकाल लीजिए क्या? सीधे सीधे इनका एलसीएम। तो ये है आपका आएगा 1200। इनका एचसीएफ कितना है? इनका एचसीएफ 1200। तो अब ये तो आपका संख्या कौन सी हो गई? 12/150 व 13/80 का। और हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है 0.12 अपान 1.5 व 0.13 अपान 0.8 का एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? क्योंकि यहां 100 से गुणा किए थे, तो ये हो जाएगा 0.01/12। यही हमारा क्या होगा? यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भिन्न का मासा ज्ञात करना है। महत्तम समापवर्तक 14/33, 21/22, 42/55। तो इसमें हम जानते हैं कि हमारे जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का जो है उनका मासा ज्ञात करना है। तो इन संख्याओं का, यानी जब हम क्या निकालेंगे? भिन्नों का मासा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सूत्र हमको मालूम है कि अंशों का मासा, जो भी हमारे अंश हैं, उन अंशों का मासा और हरों का लासा। हरों का लासा। तो यहां अब अंशों का मासा आप सीधे सीधे कैसे निकालेंगे? अंश में कौन कौन से हैं संख्याएं आपकी? अंश में आपकी संख्या तो भाग विधि से आप निकालेंगे। पहले 21 में किससे भाग देंगे? 14 से। तो एक बार जाएगा, घटाएंगे 7 आएगा शेष। अब 7 से 14 में भाग देंगे तो 2 बार गया और कट गया, तो ये 0 आया। अर्थात इन दो संख्याओं का मासा कितना हो गया? 7। और फिर 42 से आप मासा से भाग देंगे तो 42 भागे 7, तो ये 6 बार गया, 42 0 आ गया। अर्थात 7 जो है वह इनका मासा है। अंशों का मासा कौन कौन सी संख्या है? 14, 21, 42। इन तीन संख्याओं का हमको क्या निकालना था? मासा। और इनका मासा कितना आया? इनका मासा आपका 7 आया। और फिर हमको क्या निकालना है? फिर हमको लघुत्तम लासा भी ज्ञात करना है। किसका? हरों का। तो हरों का लासा ज्ञात करने के लिए आप इनका गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ जो 33, 22 और 55 है, तो इसको आप जब निकालेंगे 33, 22 और 55, 33, 22 और 55, इसमें 2 से कट रहा है, तो ये कितनी बार जाएगा? कटेगा नहीं, तो एज इट इज उतार लेंगे। 22 में 11 बार और 55 को यथावत उतारा। फिर 3, तो 3 को ले जाएंगे तो 3 से कितना? 11 बार, 11 एज इट इज उतरेगा, 55 अपने आप। फिर आपका 5 बार से ले जाएंगे 11, फिर 11, और फिर क्या है? आपका 5 से कटेगा तो 11, और 11 से ले जाएंगे तो सब में क्या हो जाएगा? सब में 1 1 1 आएगा। तो इसमें जब हम लासा ज्ञात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इन जो हमारे भाजक हैं इन्हीं को गुणा कर देंगे। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। तो 2 का 3 से गुणा करिए, कितना हो गया? 6। 6 का
5 से करेंगे 30 और 11 से 30 में करेंगे तो 11 तिहाई 33, अर्थात हरों का लासा जो है वो कितना आ गया 330। तो 7/330 जहां आंसर होगा तो पहला विकल्प है और यही क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब ये प्रश्न जो आपका है कि 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। तो सार्वगुणज का मतलब क्या है, यहां हमको क्या ज्ञात करना है, यहां एलसीएम ज्ञात करना है। किसका, इन तीन संख्याओं का भागे ब्रैकेट में, यानी इसका जो एलसीएम आएगा उसमें हम भाग देंगे किससे, 15, 24 और 45 का जो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड अर्थात जो एचसीएफ आएगा उससे हम भाग देंगे और वही क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो अब यहां पर संख्याएं क्या हैं हमारी, 30, 45 और 60। तो 30, 45 और 60, तो इसका आपको एलसीएम निकालने के लिए आप इसको अभाज्य गुणनखंडों में करिए। तो 2 से जाएगा बिल्कुल 15 बार, 45 में नहीं जाएगा एज इट इज उतरेगा, 60 में 30 बार। फिर 2 से करेंगे तो 15 का 15 उतर आएगा, 45 का 45 और 30 का क्या होगा 15 बार। अब ये 3 से कटेगा, जी हाँ, तो 3 का 5, फिर 15 और यहां 5, फिर आप काटेंगे किससे, 5 से, 3 से भी कटेगा, कटेगा 15 है तो ये 5 का 5 उतरेगा, यहां 5 बार गया और 5 का 5, और इस तरह आप देखिए अंतिम में 5 बार जाएगा और सब में एक एक आया। तो यहां इन संख्याओं का जो एलसीएम होगा वह एलसीएम क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो जब इनका आप गुणा करिए, तो इनका आप गुणा करेंगे तो 2 2 4, 2 का 2 बार ले जाएंगे 4, 4 में 3 बार का गुणा करेंगे 12, 12 में 36 3 का, तो फिर 36 में 5 से गुणा करेंगे तो इसका मान आपका आ गया कितना, 180। अब यहां ये चीज देखना है कि जो सार्वगुणज यानी एलसीएम की बात कर रहा है वो कह रहा है प्रश्नानुसार कि 200 से 400 के मध्य होना चाहिए। अब इसका जो एलसीएम है वह इसके गुणज में ही जाएगा। तो अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो ये संख्या कितनी आ जाएगी, 360, और 360 ये 200 से 400 के मध्य है, तो इसलिए यहां पर जो सबसे छोटा सार्वगुणज 200 और 400 के बीच का पूछा है उसका मान कितना आ गया, उसका मान 360 आया। अब दूसरा कहता है कि 15, 24 और 45। तो यहां हम क्या करते हैं, 15, 24 और 45 इसका क्या करना है, इसका हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हम करेंगे। तो ये आपका गुणनखंड यानी आपको अपवर्तक कौन सा, जो सबसे बड़ा महत्तम समापवर्तक। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसे आप भाग विधि से कर दीजिए। तो 24 में आप किससे भाग देंगे, 15 से, तो 15 का एक बार गया, बचा कितना 9। अब 9 से भाग देंगे, जो शेष आता है पूर्व के भाजक में भाग देंगे तो 15 में भाग देंगे। तो 9 का एक बार गया, यहां 6 बचा। अब फिर 9 से भाग देंगे, 9 में भाग देंगे 6 से, तो एक बार गया और यहां 6 आया, बचा कितना 3। अब 3 से 6 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा और 0 आया, यानी इन दोनों संख्याओं का 15 और 24 का मासा, किसका 15 व 24 का मासा कितना आया, इसका महत्तम समापवर्तक 3। अब पुनः हम क्या करते हैं, पुनः 45 में 3 से भाग देते हैं और यह है एक बार गया 3, एक शेष बचा 5, 3 पच्छे 15, यह पूर्णतः विभाजित हो गया, अर्थात इन संख्याओं का जो एचसीएफ है वह कितना है, वह 3 है। तो अब प्रश्नानुसार यदि हम आप देखें, जो प्रश्न शर्त कहता है
तो प्रश्नानुसार जो HCF आया है उससे उसमें हमको भाग किससे देना है, जो इन संख्याओं के HCF 3 से, तो इस प्रकार संख्या कौन सी मिलेगी, संख्या 120, और यहां पर पहला विकल्प आपका दिया हुआ है जो आपका उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योगफल क्या दिया गया है, 60, तो इनमें से एक संख्या होगी। तो यहां पर जो प्रश्न कह रहा है कि यहां हमको क्या दिया गया है, महत्तम और लघुत्तम समापवर्त की बात हम करें तो प्रश्न में दिया गया है मासा बराबर 12 और लासा बराबर 72, और फिर इन संख्याओं का योगफल, जो दो संख्याएं हैं तो हमने माना संख्याएं, योगफल कितना है, इनका योगफल 60 है। तो x और y, तो प्रश्नानुसार हम देखते हैं, ये तो हमने मान लिया x और y है, मासा मालूम है, लसा मालूम है। तो अब हम क्या देखते हैं, जो प्रश्न की शर्त है, पहला ये देखते हैं कि योगफल कितना है 60, तो x प्लस वाई बराबर 60, ये आपका इक्वेशन पहला समीकरण। फिर यहाँ HCF और LCM दिया हुआ है, संख्याओं का योग दिया है, तो हम सूत्र से जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू वाई बराबर क्या है, LCM मल्टीप्लाई HCF। तो अब ये आपका x y बराबर क्या हो गया, LCM कितना दिया गया है 72 और HCF कितना दिया गया है 12। तो ये इतने पर हम आके अपने को रोक लेते हैं। ये चीजें हो गई, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू अभी चाहिए। और यहां जब हम देखते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है, तो इस आधार पर जो हमारा सिमेट्री का फॉर्मूला है उसके आधार पर हम ये देखते हैं कि x माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ये बराबर आपका हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4xy, आपका कितना हो गया माइनस 4xy। तो अब इसमें हम आप देखते हैं तो x प्लस वाई का मान हमको मालूम है 60, तो यहां हमने मान रख दिया कितना 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 72 और 12, 72 और 12, यहां से हमने ये मान प्रतिस्थापित कर दिया। तो x माइनस वाई की जब हम बात करेंगे तो इसको इस दूसरे पेज पर देखते हैं कि जैसे आपका आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब यहां आपके मन में ये होगा कि ये कहां से आ गया, तो इसको भी आप समझ लीजिए कि जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और x माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब यहां पर x प्लस वाई स्क्वायर हम करते हैं तो प्लस 2xy बढ़ता है, तो वह 2xy आपका किस में आ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और माइनस 4xy होगा, तो उसकी वैल्यू फिर x माइनस वाई के बराबर होगी, वह इससे हमने इसको लिया। तो यहाँ x माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई की वैल्यू हमको मालूम है इक्वेशन 1 से 60 स्क्वायर,
और 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू भी यहाँ मालूम है 72 इंटू 12। तो अब आप इसको गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर आपको जो मान आएगा, यहाँ 12 चौक 48, अब सीधे ऐसे नहीं तो आप 48 से साइड में गुणा कर लीजिए कि 2 का 16 और 8 सते 56, 1 57 और फिर 4 दूना 8, 4 सते 28। तो ये आपका मान आ गया और इसको आप जोड़ेंगे तो 6, 8, 7, 15 और 8, 5, 13, 1, 14, 2, 1, 3, 3456। तो यानी ये 60 का स्क्वायर 3600 माइनस 3456। तो इस तरह आप माइनस करेंगे तो शून्य में से 6 जाएगा नहीं तो 10, 10 उधार हमने लिया, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 गए 4 और 5 में से 4 गए 1, 3 में से 3 गए कुछ नहीं। तो ये मान किसका आ गया? x माइनस वाई स्क्वायर का। तो अब x माइनस वाई का मान हमको मालूम हो जाएगा। इसके आधार पर हम क्या निकाल लेंगे? x माइनस वाई की वैल्यू बराबर अंडर रूट 144 इज इक्वल टू 12। यही तो हमारा मान आएगा। अब हमें मालूम हो गया x माइनस वाई बराबर 12 समीकरण 2 और x प्लस वाई बराबर 60 समीकरण 1। दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं तो प्लस माइनस ये कट जाएगा तो 2x बराबर कितना हो गया? 72। तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर 36। जब x बराबर 36 हो गया तो दूसरी संख्या कितनी है? क्योंकि 60 है तो 60 में से हमने x को घटा दिया तो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 36। तो यहां पर आपका कितना आ गया? 24। और आप जब क्वेश्चन के विकल्प देखेंगे 36 नहीं है 24 है यहां पर विकल्प, तो 24 ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि यदि 1a15 ये एक संख्या है जो 9 का अपवर्त है और जहां a एक अंक है तो a का मान, हमको a का मान ज्ञात करना है। तो जैसा हम जानते हैं कि यदि संख्या 9 से विभाजित होती है तो अंकों, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? 9 से विभाजित होगा। तो उस स्थिति में संख्या कौन सी है? 31a15। तो इनके अंकों का योग हम जब करेंगे 3 प्लस 1 प्लस a प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू जो 9 से विभाज्य हो। तो अब 9 से विभाज्य के लिए यहां पर क्या हो गया? ये आपका 3, 1, 4, 1, 5, 5, 1, 6 और यहां पर आपका क्या है? 1 और यहां पर आपका 3। तो अब इन स्थितियों में आप देखिए कि इसमें 9 से विभाज्य होने की बात कर रहा है। तो जब ये 9 से विभाज्य होने की बात करेगा तो जो यहां पर संख्या मान हम रखेंगे और साथ इनका योग जो 9 से विभाजित होने वाला होगा तो वह क्या होगा? वही इसकी संख्या होगी। तो इसमें जब हम आप देखते हैं तो यहां पर अगर हम 9 को रख दें, 9 को रखते हैं तो 3, 1, 4, 9, 4, 13, 1, 14, 14, 5, 19 नहीं हो रहा है। 8 को रखेंगे तो वह स्थिति क्या होगी? वह स्थिति तो ये आपको यहां पर क्या करेंगे? यहां इनमें से कोई संख्या आप देखनी, 9 नहीं आया, 6 को आप रख रहे हैं तो 6 को रखेंगे तो क्या होगा? 3, 1, 4, 6, 4, 10, 1, 11, 11, 5, 16, 9 से नहीं विभाजित हो रहा है। फिर 1 को रखेंगे 3, 1, 4, 1, 5, 6, 5, 11, इससे भी नहीं विभाजित हो रहा है। तो यहां हम करते क्या हैं? इस स्थिति में अगर हम आप देखें
तो इसमें कोई भी विकल्प इसमें मिल नहीं रहा है। दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा और लासा क्रमशः 3 और 105 हैं, तो उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा 1/3, 7/35, 4/35 या 9/11। तो ये दो संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो दो संख्याएं मान लीजिए 36 है, तो हमने संख्याएं माना, संख्याएं क्या हैं? संख्याएं एक x है और दूसरा 36 माइनस x है। एक x है, दूसरा 36 माइनस x है। तो यहां पर कह क्या रहा है कि मासा और लासा, तो वही सूत्र फिर हम लगाएंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो अब एलसीएम हमको मालूम है, एलसीएम कितना है? 105। तो 105 गुणे 3 बराबर x मल्टीप्लाई बाई 36 माइनस x। तो अब इसको आप ओपन कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया? ये 105 में 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो गया 315 बराबर 36 x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको पूरा इधर आप स्थानांतरित कर लीजिए, ट्रांसफर कर लीजिए लेफ्ट साइड। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 315 बराबर 0। ये हमारा द्विघात पद का समीकरण बन गया। और इस समीकरण को आप हल करेंगे, तो इसको जब हम आप हल करेंगे तो हल करते समय क्या होगा? 315 के दो ऐसे खंड करेंगे जिनका गुणनखंड 315 हो जाए और उनका अंतर कितना हो जाए? उनका अंतर आपका 36 हो जाए। सॉरी, योग, अंतर नहीं, यहां पर जो संख्या के साथ है वो यहां क्या होगा? यहां धन है, तो हमें क्या करना होगा? उन दोनों खंडों का योग 36 हो और उनका गुणनफल 315 हो। तो यह है 315 के दो टुकड़े जो करेंगे 21 और 15। तो इनका योग 36 हो रहा है और गुणनफल 315 है। तो यहां इस तरह से इसको लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 36 को टुकड़ा किया 21 धन 15 या 15 धन 21, तो 21 धन 15 हमने किया और फिर x ब्रैकेट के बाहर है धन 315 बराबर 0। तो इसी को अगले पेज पर लेके हम चलते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 21 धन 15 एक्स धन 315 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि इसका जब हम क्या करते हैं, इसको और सरल करते हैं, तो सरल करने पे क्या होगा? इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 21x, अब प्लस 15 है, बाहर माइनस तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 15x धन 315 बराबर क्या हो गया? 0। यहां एक और एक ये, इनमें से कॉमन ले लें। यहां x कॉमन है तो हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 21, फिर माइनस 15 कॉमन लिया तो x, अब यहाँ प्लस है ब्रैकेट के बाहर माइनस कर दिया तो फिर चिन्ह बदलेगा, माइनस 21 बराबर 0। तो x माइनस 21, x माइनस 21 कॉमन है तो x माइनस 21 को कॉमन लिया, दूसरे में बचा x माइनस 15 बराबर 0। तो इस तरह हम ये देखते हैं, इस प्रकार अगर आप देखें तो x की वैल्यू, x बराबर क्या आएगा? x बराबर एक संख्या 21 आएगी और एक संख्या 15 आएगी। एक संख्या क्या होगी? एक संख्या 21 होगी और एक संख्या 15। और प्रश्न पूछ क्या रहा है? इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। प्रश्न में पूछा क्या है? व्युत्क्रमों का योग। इनका योग आप कैसे निकालेंगे? तो 1/21 धन
1/15। तो इनका जो 21 और 15 का एलसीएम होगा 105। तो ये 5 बार जाएगा, तो यहाँ 5 धन ये 7 बार जाएगा 7, इस तरह 12/105। तो ये आपका 3 से दोनों कटेगा, 3 चौक 12, और ये आपका 35 यानी 4/35। अब विकल्प में 4/35 है, सी विकल्प, यही क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह हम लोगों ने ये प्रश्न देख लिया। एक प्रश्न आगे बढ़ते हैं। ये आपका सीटेट 2019 का क्वेश्चन है। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं, तो अंकों का योग 3 और 4 का गुणज संख्या है। तो यहां सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना संख्या में क्या, दहाई बराबर x और इकाई बराबर क्या है, y। तो उस आधार पर जो संख्या बनेगी, संख्या क्या होगी, ये हम लोगों ने संख्या पद्धति में पढ़ा था। तो ये हो जाएगा आपका 10x + y, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी संख्या बनेगी। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि अंकों का योग किसका है, 3 और 4 के गुणज हैं। जो अंकों का योग है क्या है, 3 और 4 का गुणज है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि अंकों का योग क्या है, 3 व 4 का गुणज है। इसका मतलब 12 का गुणज। अब दोनों अंक क्या हैं, क्रमिक अभाज्य हैं। दोनों अंक क्या है, क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। और 12 के गुणज के क्रम में हम चलेंगे 3 और 4 के, तो पहला 12 ही जब देखते हैं जो समान है, तो इसके लिए जो 2 अभाज्य संख्याओं का क्रम बनेगा क्रमिक, वो 5 और 7 होंगी। जब 5 और 7 क्रमिक अभाज्य बनेंगी, तो इस आधार पर हमारी संख्या क्या बन जाएगी, हमारी संख्या 10 × 5 धन 7 अर्थात 50 धन 7 बराबर 57, 57 होगा, और यहां पहला विकल्प इसका उत्तर है। यदि 65 और 117, ये आपके यूपीटेट का प्रश्न है, सन 2014 में आया हुआ। 65 और 117 का मासापा 65m - 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो, तो m का मान है। तो यहां हमको m का मान ज्ञात करना है। तो यहां सबसे पहले हम क्या करते हैं, 65 व 117 का हम मासा ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 117 में 65 से आप भाग दें, तो ये एक बार जाएगा 65। अब इसको आप घटाएं, तो 7 में से 5 गए 2, और 11 में से 6 गए 5, 52। अब 52 से आप भाग किस में देंगे, 65। तो यहां पर भी एक बार जाएगा, और 52 शेष आपका 13 आया। अब 13 से किस में भाग देंगे, 52 में, तो 4 बार गया, और शेष 0, अर्थात 13 क्या है, इन संख्याओं का मासा कितना हुआ, इन संख्याओं का मासा 13 है। और मासा किस रूप में हमको परिलक्षित हो रहा है, ये कह रहा है कि 65 और 117 का मासापा 65m - 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि 65m - 117 बराबर 13। यही संख्या तो आपको दिखा रहा है। तो अब यहां 117 को हम दाहिनी ओर ट्रांसफर करते हैं, पक्षांतरित करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 65m बराबर 13 धन 117 बराबर कितना हो गया, 130। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 130 बटे
65 और m की वैल्यू कितनी आई 2, तो यहाँ दूसरा विकल्प क्या होगा, दूसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा। दोस्तों आज हम लोगों ने भिन्न, दशमलव संख्या, दशमलव भिन्न और फिर विभिन्न प्रकार के आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट के आए हुए प्रश्नों को लेकर हमने अभ्यास किया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।